फर्स्ट में आपको बताया जा रहा है वेक्टर होता क्या है। तो वेक्टर क्या होता है? अ लाइन, एक लाइन, अ लाइन विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कहता वेक्टर क्या होता है? एक लाइन होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी पता हो, मतलब उसकी लेंथ पता हो 5 मीटर 10 मीटर, और उसकी डायरेक्शन भी पता हो कि कहां से कहां तक जा रही है। जैसे कि ये एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, एक लाइन ए से बी की तरफ जा रही है, एक लाइन ए से बी की तरफ जा रही है, इसकी लेंथ पता है 10 मीटर। तो वेक्टर क्या होता है? अ लाइन, एक लाइन होती है विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी एंड डायरेक्शन भी। तो 10 मीटर, 10 क्या है? इसका मैग्नीट्यूड, इसकी लेंथ, लेंथ को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। 10 इसका मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन है, तीर बना हुआ है ए से बी की तरफ, इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। तो ये क्या है? एक लाइन क्या है? वेक्टर। कोई भी लाइन क्या बन जाती है? वेक्टर, जब उसमें दो चीजें दे रखी हो, एक मैग्नीट्यूड एंड एक डायरेक्शन। एंड वेक्टर डिनोटेड बाय, ये एक वेक्टर हो गया, लाइन है, डायरेक्शन पता है, लेंथ पता है, तो ये वेक्टर हो गया। कोई भी लाइन जो होती है वो वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन और लेंथ पता हो। अ वेक्टर डिनोटेड बाय, कोई वेक्टर डिनोट होता है किससे? ए से बी की तरफ लाइन जा रही है, तो ऐसे लिखोगे ए से बी की तरफ, ऊपर बनाओगे तीर, इसको पढ़ोगे क्या? ए बी वेक्टर। क्या पढ़ते हैं इसको? ए बी वेक्टर। यानी कि लाइन है ए से बी, ए से चल रही है, बी पे खत्म हो रही है, तो ए से बी लिखा और तीर बना दिया, मतलब ए से बी की तरफ। तो इसका मतलब क्या हो गया? ए से बी एक लाइन है, और ए से बी तक की एक लेंथ है, लेंथ भी पता है और डायरेक्शन भी पता है। जिस लाइन की लेंथ और डायरेक्शन दोनों, यानी वेक्टर, एक लाइन जिसकी लेंथ पता है, डायरेक्शन कैसे ए से बी की तरफ जा रही है, तो लेंथ डायरेक्शन भी पता है, तो इसको क्या बुलाते हैं? वेक्टर। डिनोट किससे करते हैं? ए से बी की तरफ लाइन है, ऊपर तीर बनाओगे, पढ़ते क्या इसको? ए बी वेक्टर। एंड इट्स मैग्नीट्यूड, इसकी जो लेंथ है 10 मीटर, इट्स मैग्नीट्यूड इज डिनोटेड बाय, मैग्नीट्यूड को ऐसे डिनोट करते हैं, मोड लगा देते हैं, मोड ए बी वेक्टर। ऐसे मोड के अंदर बंद कर दोगे ए बी वेक्टर को, तो इसको क्या पढ़ोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। ये है पॉइंट नंबर फर्स्ट जो आपको याद रखना है। पॉइंट नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर सेकंड है कि आपको बताया जा रहा है यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर, एक बार रिकॉल कर रहा हूं कल की क्लास का। अ वेक्टर, ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। कोई वेक्टर ए वेक्टर क्या होगा? यूनिट वेक्टर होगा इफ इट्स मैग्नीट्यूड यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 1। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाए? 1 आ जाए, तो उस वेक्टर को क्या बुलाते हैं? यूनिट वेक्टर। एंड डिनोटेड बाय, और वेक्टर, यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं ए कैप। जो भी यूनिट वेक्टर होगा उसके ऊपर हम तीर का निशान नहीं लगाते, उसके ऊपर क्या लगाते हैं? कैप। यूनिट वेक्टर की पहचान ही होती है, जिसके ऊपर कैप लगा है तो समझ लेना यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। पॉइंट नंबर सेकंड। पॉइंट नंबर थर्ड, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर का नेगेटिव, तो इसमें आपको याद रखना है ये कि अगर कोई ए बी वेक्टर है, ए से बी की तरफ जा रहा है, अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, ए से बी की तरफ है, अगर डायरेक्शन क्या कर दो? बी से ए की तरफ, तो बी से ए की तरफ डायरेक्शन कर दी, यानी कि बी से ए की तरफ, तो बाहर का साइन क्या होगा? चेंज होगा। तो याद रखना है, अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करते हो तो साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है। पॉइंट नंबर 4 में कोलिनियर वेक्टर। दो वेक्टर कोलिनियर कब होते हैं? इसके केसेस हैं। फर्स्ट केस, जब वो एक ही लाइन में होते हैं, लाई ऑन अ लाइन। जब वो एक ही लाइन में होते हैं तो कोलिनियर होते हैं। जैसे कि ये है हमारे पास कोई पॉइंट ए बी एंड सी, तो ये हो गया एक ए बी वेक्टर, ये हो गया बी सी वेक्टर, एक ही लाइन में है, तो इसका मतलब ये क्या है? कोलिनियर है। ए बी वेक्टर
एंड BC वेक्टर, और इस लाइन में AC वेक्टर भी पूरा है एंड AC वेक्टर आर कोलिनियर। ये वेक्टर क्या है? कोलिनियर। एक केस ये है, पहला केस। दूसरा केस इसी का, एक ही लाइन में हो, यहां पर पॉइंट A है, यहां पर पॉइंट B है, यहां पर पॉइंट C है। ये हो गया BC वेक्टर, एक हो गया BA वेक्टर, तीर उल्टे हो गए, लेकिन एक ही लाइन में तो है। अगर एक ही लाइन में तो क्या है? कोलिनियर वेक्टर। तीर किस तरफ भी हो फर्क नहीं पड़ता, एक ही लाइन में होंगे तो कोलिनियर होंगे। ठीक है भाई, तो यहां पर भी कौन सा वेक्टर? B से A की तरफ BA वेक्टर, और कौन सा वेक्टर? B से C की तरफ, तो BC वेक्टर क्या है? आर कोलिनियर। ये कोलिनियर वेक्टर है, कोलिनियर का सेकंड केस है ये। थर्ड केस है पैरेलल सपोर्ट। पैरेलल सपोर्ट, पैरेलल सपोर्ट का मतलब है कि ये एक वेक्टर है, नाम रख दिया मैंने ऐसे ए वेक्टर। अगर ऐसे भी नाम रख सकते हैं ए से बी की तरफ, अगर ए से बी की तरफ ए वेक्टर ऐसे ऐसे शो करोगे ए बी वेक्टर, तो इससे आपको पता लगेगा कहां से स्टार्ट हुआ, किस पॉइंट पे खत्म हुआ, इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट। लेकिन कभी कभी वो इस ए बी वेक्टर, इस ए से बी तक का वेक्टर है, उसका कुछ नाम रहता है ए वेक्टर, तो फिर ए वेक्टर ही लेके चलना है। ये है हमारे पास ए वेक्टर, ये है हमारे पास एक बी वेक्टर। तो बच्चों बता दो ये क्या है आपस में? पैरेलल। पैरेलल होते हैं तब भी क्या बोले? कोलिनियर। ये है थर्ड केस। इसी के अंदर एक फोर्थ केस है कि ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। बी वेक्टर तो क्या इसमें क्या होगी? डायरेक्शन इस तरफ, इसकी डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, लेकिन पैरेलल है तो कोलिनियर है। डायरेक्शन क्या हो गई? सेम हो गई, तो पैरेलल है तो कोलिनियर है। तो आपको 4 केस कोलिनियर के याद रखने। पॉइंट नंबर 4 है ये। पॉइंट नंबर 5 क्या था? पॉइंट नंबर 5 जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर बोलो या फिर इसको बोलो नल वेक्टर। नल वेक्टर। तो जीरो वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर which has initial point and terminal point। जहां से शुरू होता है उसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, जहां पे खत्म होता है उसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। अ वेक्टर which has initial point and terminal point coincide। टर्मिनल पॉइंट आर कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब कि जो पॉइंट है वही टर्मिनल पॉइंट है, यहां से शुरू हुआ और यहीं पे खत्म हुआ, कहीं गया ही नहीं, तो इस वेक्टर को क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर। एंड जीरो वेक्टर इज डिनोटेड बाय ऐसे डिनोट करते हैं, जीरो के ऊपर तीर का निशान। ये क्या है? जीरो वेक्टर। जहां से शुरू हुआ वहीं पे खत्म हो गया, मतलब स्टार्ट ही नहीं हुआ, स्टार्ट होते ही खत्म हो गया। पॉइंट नंबर 6 क्या था? पॉइंट नंबर 6 में बताओ। एक इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, टू वेक्टर्स आर इक्वल। दो वेक्टर क्या होते हैं? इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। दो वेक्टर क्या कहलाते हैं? इक्वल वेक्टर। कब कहलाते हैं? जब उनके मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे और उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी, तो उसको बोलते हैं हम इक्वल वेक्टर। पॉइंट नंबर 6 है ये। पॉइंट नंबर 7 क्या था? पोजीशन वेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, ये सारी डेफिनेशन भाई आपको आनी चाहिए, इसके बिना आप वेक्टर सीख नहीं सकते। पोजीशन वेक्टर, वो बोलता है पोजीशन वेक्टर ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये है हमारे पास वाई एक्सिस, ये है हमारे पास जेड एक्सिस। यहां पर कोई एक पॉइंट दे रखा है P से x1 y1 एंड z1। यहां पर एक पॉइंट दे रखा है क्या? P से x1 y1 एंड z1। जैसे कि क्योंकि वेक्टर 3D ज्योमेट्री में आता है, ये है हमारे पास x एक्सिस, ये है हमारे पास y एक्सिस, ये है हमारे पास z एक्सिस। ये पेन की टिप जो है मान लो वो पॉइंट है हवा में, ये टिप समझ लो क्या है? एक पॉइंट है हवा में। जब आप ओरिजिन को इस टिप वाले पॉइंट से मिला दोगे तो ओरिजिन से इस टिप तक जो पॉइंट मिलकर लाइन बनी वो एक वेक्टर कहलाता है। उस वेक्टर को क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। किसका है? पॉइंट P का। अगर ये टिप यहां पे आ गई
तो अब ओरिजिन से एक लाइन यहां तक बनेगी, तो ये क्या होगा, वेक्टर होगा। कौन सा वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P का। जैसे जैसे पॉइंट इधर उधर सरकता रहेगा, पोजीशन वेक्टर बदलता रहेगा, पोजीशन वेक्टर बदलता रहेगा। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ये जो P है ओरिजिन से आप इसको मिलाओगे यहां तक, तो ये भी एक वेक्टर है। कहां से चला, O से चला और कहां पे खत्म हुआ, P पे। तो ये इनिशियल पॉइंट और ये टर्मिनल पॉइंट, और O से P तक की कुछ ना कुछ लेंथ होगी, कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी, फाइनाइट लेंथ होगी। इसका मतलब मैग्नीट्यूड पता लग जाएगा और डायरेक्शन भी पता है आपको, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड पता है, इसका मतलब ये भी एक वेक्टर है। इसको क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। O से P तक का वेक्टर पोजीशन वेक्टर है पॉइंट P का। तो पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ऑफ पॉइंट P। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज क्या है, OP वेक्टर। क्या है, OP वेक्टर। यह है पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 8 क्या था, को इनिशियल वेक्टर। पॉइंट नंबर 8 को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, टू और मोर वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स आर को इनिशियल। दो और दो से ज्यादा वेक्टर क्या होते हैं, को इनिशियल, इफ देयर initial point is same, if their initial point, if their initial point is same। ये क्या बोलता है, टू और मोर वेक्टर आर को इनिशियल। दो या दो से ज्यादा वेक्टर क्या होंगे, को इनिशियल वेक्टर। कब होंगे, इफ देयर इनिशियल पॉइंट इज सेम, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट उन वेक्टर का क्या है, सेम। ये एक पॉइंट है, यहां से एक वेक्टर बना, यहां से एक वेक्टर बना, यहां से एक वेक्टर बना। अब ये इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, सबका तीर इधर जा रहा है, तो तीर इधर जा रहा है मतलब इधर से स्टार्ट हो रहा है, इधर से स्टार्ट हो रहा है। तो ये वेक्टर क्या है, इसी एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, सबका इनिशियल पॉइंट सेम होता है, तो इन वेक्टर को क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर। कितने पॉइंट हो गए, 8 ही थे, दो एक्स्ट्रा थे, वो ऊपर वाले 2 एक्स्ट्रा थे, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये 8 पॉइंट ये पिछली क्लास का काम था। आप क्या सीखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चलेगा भाई। पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 भाई प्लीज ध्यान देना सभी। पॉइंट नंबर 9 है हमारे पास, ट्रायंगल लॉ। ये ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, ट्रायंगल लॉ आपको बताता है कि अगर वेक्टर के अंदर ऐसे कोई ट्रायंगल बन रहा है, भाई प्लीज ध्यान देना, ये एक ट्रायंगल है, नाम रख लेते हैं इसका ए, बी एंड सी, जैसे मर्जी रख लो, तुम्हारी मर्जी है। ये ए सी वैक्टर है, ये सी बी वैक्टर है, और ये एक ए बी वैक्टर है। तो बोलते हैं ट्रायंगल लॉ बोलता है कि भाई मान लो आपने यहां पर किसी बंदे को खड़ा कर रखा है, ठीक है, और वो खड़ा है और मारी लात उसके पिछवाड़े पे। अरे हाँ मार सकते हो ना, एक लात मारी तो इस तीर में जा रहा है, जितनी फोर्स की लात उतनी दूर जाएगा। तो इतनी फोर्स की लात मारी, तो एक लात मारी वो सीधा कहां पे आया, यहां पे। फिर हमने उसको यहां से भी एक लात मारी, तीर इधर है तो कहां जाएगा, इधर जाएगा बी पे। तो एक तरीका तो बी तक पहुंचाने का ये है, यहां से फोर्स लगाओ, फिर यहां से फोर्स लगाओ, बी पे आ गया। एक सीधा शॉर्टकट तरीका भी है बी तक पहुंचाने का, बताओ क्या करोगे, सीधा यहां से मार दो लात, सीधा बी पे आ जाएगा, हाँ या ना। तो यानी इससे क्या पता लगता है, ये वाला वेक्टर और ये वेक्टर को प्लस करोगे तो बी पे पहुंचे, या सीधा ए से बी पे पहुंच जाओ, तो यानी कि ये प्लस ये बराबर इसके होगा। याद कैसे रखते हैं, जो तीर एक ही रुख में जा रहे हैं, देखो ये तीर इस तरफ, फिर यहां से इसने रुख चेंज किया, और जो तीर एक ही रुख में जा रहे हैं वो बराबर होते हैं किसके, जो सामने से आके टक्कर मारता है। सामने से आके टक्कर कौन मारेगा, ये वाला वेक्टर। तो यानी कहने का मतलब है ट्राइंगल लॉ बोलता है ए सी वैक्टर प्लस बीसी नहीं है, सीबी वेक्टर, सीबी वेक्टर बराबर होगा क्या, ए बी वेक्टर। ये क्या है, ट्राइंगल लॉ। याद रहेगा भाई, बिल्कुल आसान सा है ट्राइंगल लॉ। आपको तीर देखने हैं, तीर देखने हैं। मान लो कि ऐसा वेक्टर होता है, ये होता है ट्राइंगल, ये होता है हमारे पास, नाम रख दिया आपकी बार मैंने, ए बी सी, इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट नहीं बोल रहा। इस वाले वेक्टर का नाम क्या रखा, ए वेक्टर, इसका नाम रखा बी वेक्टर, इसका नाम रखा क्या, सी वेक्टर। अब देखो तीर इधर गया, फिर तीर इधर गया, फिर तीर इधर, सामने से कोई तीर टक्कर नहीं खा रहा,
तो इसका मतलब इसका सम करोगे तो जहां पे शुरू थे वहीं पे आके खत्म हो गए। तो इसका मतलब है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर क्या होगा, 0 के। किसके बराबर होगा, कहीं नहीं गया, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ उसके अंदर, कहीं गया क्या, तो क्या बोलोगे 0, और 0 नहीं बोलोगे, 0 वेक्टर बोलोगे, क्योंकि वेक्टर का सम करने से क्या आता है, वेक्टर ही आता है। क्लियर है कहानी भाई। तो ऐसे याद रखना बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम तो ऐसे ही याद कर लेते हैं इसको। ये ए वेक्टर है और ये मान लो हमारे पास ये बी वेक्टर है और ये हमारे पास सी वेक्टर है। बताओ कौन से तीर एक ही रुख में चल रहे हैं। देखो ये ऐसे चला, ये ऐसे चला, ये सामने से टक्कर खाएगा, कहीं से भी स्टार्ट कर दो। ये ऐसे चला लेकिन इससे पीछे एक आ रहा है, ये चला, फिर ये यहां पे चला और ये सीधा ऐसे चला। तो दो वेक्टर का सम बराबर तीसरे के होगा। कौन से दो का बताओ, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर क्या, सॉरी बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होगा, सी वेक्टर। याद रखोगे क्या, ये ट्राइंगल लॉ याद रहेगा, पक्की बात है। पॉइंट नंबर 10 भाई, ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी तो ही क्वेश्चन समझ में आएंगे। वेक्टर जो है, जब तक आपको ये बेसिक डेफिनेशंस याद नहीं होंगी आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। अभी बहुत कुछ है याद करने वाला, आज 12-15 पॉइंट है एक एक्सरसाइज करने के लिए, फिर 10 टोटल 25-30 पॉइंट है, वो आपको याद होने ही चाहिए तभी क्वेश्चन कर पाओगे। पॉइंट नंबर 10 है पैरेललोग्राम लॉ। ये बोलता है कि कोई एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर, और ये हमारे पास है कोई बी वेक्टर। एक ए वेक्टर दे दिया, एक बी वेक्टर दे दिया। वो बोलता है कि जब कोई बंदा यहां पे खड़ा है, कोई बंदा यहां पे खड़ा है और उसको अब की बात 2 लात पड़ेंगी, क्या होगी, 2 लात। एक लात तो ऐसे पड़ेगी, भाई किसी को समझ नहीं आया तो लात भी मार सकते हैं, ठीक है भाई, ये ऐसे मान लेते हैं। बंदा यहां खड़ा है, 2 लात मारेंगे, कैसे, एक लात तो एक बंदे को पीछे यहां लगा दिया, एक बंदे को यहां लगा दिया, एक यहां से मार रहा है एक साथ, एक यहां से मार रहा है और एक यहां से मार रहा है, एक इतनी फोर्स की मार रहा है, एक इतनी फोर्स की। अब बंदा वो कहां जाएगा, कुछ बोलेंगे इस तरफ चला जाएगा या इस तरफ जाएगा, नहीं नहीं। When the two forces acting at a point at the same time, जब दो फोर्सेस किसी पॉइंट पे एक्ट करती है तो उनका जो रिजल्टेंट यानी कि बंदा, वो कहां जाता है, गोज डायगनली टू द पैरेललोग्राम। जो भी पैरेललोग्राम इससे बनाएंगे उसके डायगनल में मूव करेगा हमेशा। देखो भाई, ये दो फोर्सेस थी, इसका नाम है ए वेक्टर, इसका नाम है बी वेक्टर। अब ये बंदा यहां खड़ा है, दो फोर्स एक्ट कर रही है इस पॉइंट के ऊपर, तो ये बंदा कहां जाएगा भाई, बंदा जाएगा, ये पैरेललोग्राम बना दिया, इसके पैरेलल एक लाइन खींची, इसके पैरेलल एक लाइन, तो इस पैरेललोग्राम के डायगोनल में मूव करेगा। क्लियर है भाई। और कितनी दूर जाएगा ये भी पता लगाया जा सकता है, तो कितनी इस पैरेललोग्राम के डायगोनल में मूव करेगा और कितनी दूर जाएगा ये भी पता लगाया जा सकता है। कैसे पता लगाएंगे, देखो बच्चों, ये बी वेक्टर है, ये क्या है, बी वेक्टर, और ये इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर है क्योंकि ऑपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की बराबर, और इसकी डायरेक्शन भी इधर, इसकी डायरेक्शन भी इधर, तो इसका मतलब ये बी वेक्टर है तो ये भी क्या होगा, बी वेक्टर होगा। क्लियर है भाई, भाई ये बी वेक्टर तो ये भी बी वेक्टर, ये वेक्टर तो ये भी है वेक्टर, तो हमें ये निकालना है, लाल वाली लाइन ये निकालनी है, बंदा कहां जाएगा। तो देखो अब ध्यान से, ये ट्राइंगल बन रहा है दोबारा से, ये और ये ट्राइंगल बन रहा है, ये अरे ये लाल, ये बन रहा है ट्राइंगल। अब बताओ, आपको पता लगाना है कि ये जो बंदा है इसकी क्या वैल्यू होगी, इसकी क्या वैल्यू होगी। तो इसका नाम रख देते हैं मान लो सी वेक्टर। तो सी वेक्टर किसके बराबर होगा, देखो ये तीर इस तरफ, ये तीर इस तरफ, तो दोनों का सम किसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो क्या आएगा हमारे पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या, सी वेक्टर। कहानी समझ में आई। यानी कहने का बोले कि आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, एक वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर ये रहा, और वो बोले कि ये पैरेललोग्राम आपने बना दिया, तो इसकी ये जो डायगोनल है ये क्या होगा बताओ। ये दे रखा आपके पास ए वेक्टर, ये दे रखा है बी वेक्टर, तो हमने बताया ये बी वेक्टर तो ये भी बी वेक्टर, ट्राइंगल लॉ लगाया,
तो सीधा ये वाला वेक्टर क्या होगा, ये होगा क्या इन दोनों का सम, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कहानी समझ में आ गई भाई, याद रहेगा, पक्की बात, याद रहेंगी चीजें, याद करना ही करना है, याद नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं आएंगे, और अगर ये चैप्टर नहीं आया तो नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 10 है ये। पॉइंट नंबर 11 बच्चों बहुत ही खास पॉइंट है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जितनी आपको जरूरत है उतना ही बता रहा हूं भाई। पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 11 है अ पॉइंट इन 3D स्पेस। हम 3D स्पेस में कोई पॉइंट कैसे लेट करते हैं। अगर मैं बात करूं 2D स्पेस की, जो आपको आता है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। 2D स्पेस में क्या होता है, एक्स लेंथ और ब्रेड्थ। जो चीजें चपटी होती हैं, क्या होती हैं, चपटी, जैसे रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, स्क्वायर, सर्कल, ये सारी चीजें क्या होती है, चपटी। जो चपटी होती है, जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ होती है बस, खाली मोटाई नहीं होती है, थिकनेस नहीं होती है। जो चीजें चपटी होती हैं, जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ होती है, जिसमें थिकनेस नहीं होती, वो सारी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आती हैं। जैसे सर्कल कहां पर आएगा, यहां पे, ट्राइंगल भी यहां पे आएगा, रेक्टेंगल भी यहां पे। लेकिन जिन चीजों में थिकनेस होती है, जैसे क्यूबॉइड, क्यूब, स्फेयर, कोन, सिलेंडर, इन सब में थिकनेस भी होती है ना, मोटाई भी होती है, तो ये कहां पर आती है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। तो अभी मैं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहां पर कोई एक पॉइंट है, यहां पर कोई एक पॉइंट। भाई प्लीज ध्यान रखना, सुनते रहो, बस सुनते रहो, एक बार समझ लो और घर पे बैठ के अच्छे से इसको याद कर लो। एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, और ना ही प्रॉब्लम आएगी, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अ पॉइंट इन 3D स्पेस, 3D स्पेस में अगर कोई पॉइंट, पहले हम बात कर रहे हैं 2D स्पेस में, अगर कोई पॉइंट लेट करना होता था मुझे यहां पर, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालता था मैं, आप ऐसे करते थे, इसकी सीध में जो होगा वो होगा एक्स का कोऑर्डिनेट, इसकी सीध में जो होगा वो होगा वाई का कोऑर्डिनेट, आप ऐसे करते आए थे। मगर ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है, ये शॉर्टकट सही है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। अगर आपको 2D स्पेस में कोई पॉइंट लेट करना है, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो हम इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पर, और इसी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस पर। तो ये बना एक रेक्टेंगल, क्या बना, एक रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल की एक्स एक्सिस पे जो लेंथ होती है वो होता है एक्स का कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस पे जो लेंथ होती है वो होता है वाई का कोऑर्डिनेट। ये सही तरीका होता है 2D स्पेस में किसी पॉइंट को लेट करने का, याद रहेगा भाई, हाँ या ना। 2D स्पेस में आप क्या बनाते हैं, एक रेक्टेंगल, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, किसके ऊपर, एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये क्या बन गया हमारे पास, एक रेक्टेंगल बन गया। स्क्वायर बोल लो, रेक्टेंगल बोल रहा हूं, तो एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। हर रेक्टेंगल, हर स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, मगर हर रेक्टेंगल स्क्वायर, तो मैं रेक्टेंगल बोल रहा हूं तो मैं क्या गलत बोल रहा हूं, बेशक ये स्क्वायर है लेकिन रेक्टेंगल तो है ही। तो अगर 2D स्पेस पे कोई पॉइंट आपको लेट करना हो, तो लेट करने का तरीका क्या होता है, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पर, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस पर, ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल की जो एक्स एक्सिस पे लेंथ होगी वो होगा एक्स का कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस पे जो लेंथ होगी वो होगा वाई का कोऑर्डिनेट। ये तो 2D स्पेस में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेट करने का तरीका हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर 3D स्पेस में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेट करने हो तो हम क्या करेंगे। देखो भाई, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, हाइट भी आ गई। और मान लो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझको निकालने हैं, इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट मुझको निकालने हैं। तो देखो अब हवा में कोई पॉइंट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये, अच्छा ये तो दिख रहा है, हाँ। मान लो हवा में कोई पॉइंट है, एक पेन दो, 2 पेन दो, 3 पेन दो, देखो भाई एक्चुअल में हम पूरे स्पेस को
8 भागों में बांटते हैं जिसको बोलते हैं 8 ऑक्टेंट। देखो बच्चों, ये है हमारे पास 3D स्पेस। भाई प्लीज ध्यान देना, ये हमारे पास 3D स्पेस है और आपको पता ही नहीं है कि इस वक्त मैं भगवान हूं। हाँ, मैं भगवान। देखो भाई, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास जेड एक्सिस। अगर मैं इस एक्स एक्सिस की लेंथ इनफाइनाइट होती है, इसको बढ़ाते रहो, इसको भी बढ़ाते रहो, वाई एक्सिस को भी और जेड एक्सिस को भी, तो आप देखोगे ये लाइनें इतनी बड़ी हो गई कि एक दिन इसी लाइनों के अंदर क्या है, पूरी अर्थ है, इन्हीं लाइनों में तो है, मास भी इसी में है, पूरे प्लैनेट्स इसी के अंदर है और पूरी गैलेक्सी भी इसी में है। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे गैलेक्सी, तो सब कुछ इसी के अंदर है। तो मैं हो गया ना भगवान, मेरे हाथों में सब कुछ है। तो अब क्या है, इसको बोलते हैं 3D स्पेस। एक्चुअल में भगवान ने कहीं पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बनाया नहीं है, उसने नहीं बनाया। तो हमने अपनी लाइफ को इजी करने के लिए एज्यूम कर लिया है कि जहां पे भी हम खड़े होंगे वहीं पे हम जनरेट कर लेंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये रहा। अब मान लो मुझे इस 3D स्पेस में अब मैं जो चित्र बनाऊंगा, इसमें 8 ऑक्टेंट होते हैं। ये फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ एंड 8, 8 ऑक्टेंट होते हैं। 8 भागों में बांट दिया हमने पूरे स्पेस को। लेकिन हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो एक ही ऑक्टेंट बना के करते हैं, एक ऑक्टेंट बनाते हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। ये मैंने एक ही ऑक्टेंट बनाया है, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। देखो ऐसा सही लग रहा है कुछ, एक ऑक्टेंट, ये क्लियर है, एक ही ऑक्टेंट की बात करेंगे। मैं बोल रहा हूं इस 3D स्पेस में मुझे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेट करने हैं, तो इसकी टिप मानो एक पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे लेट करेंगे भाई, 2D स्पेस में तो मुझे पता लग गया था, अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेट करने हैं तो इससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पर, इससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस पर, और क्या बनता है हमारे पास, रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल की एक्स एक्सिस पे जो लेंथ होगी, वाई एक्सिस पे जो लेंथ होगी, वो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। लेकिन 3D स्पेस में मान लो यहां पर टिक बन गया, तो इसके कोऑर्डिनेट हम कैसे लेट करेंगे। अगर 3D स्पेस में आपको किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, जो हवा में पॉइंट है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेट करने हो, तो हम एक बनाते हैं क्यूबॉइड। क्या बनाते हैं, एक क्यूबॉइड। तो ये बनाया मैंने, क्यूबॉइड बन गया। ये हवा में पॉइंट था, तो मैंने क्या बनाया इससे, क्या बनाया इससे, एक क्यूबॉइड बना दिया भाई। ये ऐसे लाइनें खींच के बना दिया, क्यूबॉइड बन गया, क्यूबॉइड। अब इस क्यूबॉइड की एक्स एक्सिस पे जो लेंथ होगी वो होगा एक्स का कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस पे जो लेंथ होगी वो होगा वाई का कोऑर्डिनेट, और जेड एक्सिस पे जो लेंथ होगी इस क्यूबॉइड की वो होगा जेड का कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब स्पेस में आपको कोई सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेट करने हैं तो हम क्या बनाते हैं उसके लिए, क्यूबॉइड। और इस क्यूबॉइड की जो एक्स एक्सिस पे लेंथ है, क्या है एक्स एक्सिस पे लेंथ, मान लो x1, और वाई एक्सिस पे लेंथ मान लो पूरी है यहां से यहां तक y1, और जेड एक्सिस पे लेंथ मान लो z1। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1, y1 एंड z1। तो ये बात समझ में आ गई भाई। तो सिंपल सी बात थी, पेन मत उठाना भी, लिखने के लिए चाहिए, अभी तो लिखना नहीं तुम्हें। तो पॉइंट नंबर 11 में आपको इतनी सी बात बताई है। आप एक पॉइंट 3D स्पेस में कैसे लेट करते हैं। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, पॉइंट नंबर 11 हो गया। पॉइंट नंबर 12, 3 स्टैंडर्ड नॉर्मल यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, भाई बात नहीं करनी बिल्कुल भी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर आई कैप, जे कैप एंड के कैप रिस्पेक्टिवली। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, बात ध्यान से, जिनको ये दिखाई नहीं दे रहा भाई, तो ये रहा, ये तो चलेगा नहीं इस पे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। तो सुनना मेरी बात, अगर मैं, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है मेरे पास, ओरिजिन से मान लो यहां तक की दूरी पे आया मैं, कितनी दूरी पर, एक दूरी पर, कितनी दूरी पर, एक डिस्टेंस पर आया। तो ओरिजिन से अगर मैं एक्स एक्सिस पर 1 डिस्टेंस पे आता हूं, तो पता लग रहा है इसकी लेंथ कितनी है, 1, लेंथ कितनी है
1, और कहां से चल रहा है, O से चल रहा है, तो डायरेक्शन भी पता है, अरे डायरेक्शन भी पता है, और लेंथ भी मानी हमने क्या 1, तो इसका मतलब लेंथ जिसकी 1 होती है उसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, और डायरेक्शन पता है O से किस पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पे, तो इसके अलोंग एक्स एक्सिस के ऊपर हम एक यूनिट वेक्टर लेट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आई कैप, क्या बोलते हैं, आई बताता है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, और कैप बताता है कि उसकी लेंथ कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना है उसका 1, तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर होता है क्या, आई कैप, और वाई एक्सिस के अलोंग क्या होता है, जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग क्या होता है, के कैप, वन लेंथ का, वन लेंथ यहां पे भी, वन लेंथ यहां पे भी, वन लेंथ यहां पे भी, एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर दिखाने के लिए मैं उसको कुछ सिंबल दूंगा, तो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये स्टैंडर्ड सिंबल यूज किए जाते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर एक स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर लेट करने का, जो सिंबल है ये क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड बिल्कुल सेम है और हर जगह ये यूज होगा, तो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या यूज करेगा वो आई कैप, और वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप, तो 3 स्टैंडर्ड नॉर्मल वेक्टर होते हैं, नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल लिखा है इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर, 3 स्टैंडर्ड नॉर्मल यूनिट वेक्टर, स्टैंडर्ड इसलिए क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम यूज होता है इसलिए स्टैंडर्ड बोलते हैं, नॉर्मल इसलिए क्योंकि तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, देखो क्या एक्स एक्स ये जो आई कैप है इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा जे कैप के ऊपर, यस, कितने डिग्री का एंगल बनता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बिटवीन 90 डिग्री का, क्या ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, जेड और आई होगा बिल्कुल इसके ऊपर भी 90, क्या ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, इनके बीच में भी क्या बनेगा 90, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं 3 स्टैंडर्ड नॉर्मल यूनिट वेक्टर, यूनिट क्यों बोलते हैं क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड क्या लेते हैं हम 1, तो आपको याद रखना है 3 स्टैंडर्ड नॉर्मल यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप एंड जेड एक्सिस के के कैप, ये है पॉइंट नंबर 12, याद रहेगा, ओरिजिन से चल रहे होते हैं, कितनी लेंथ के होते हैं, एक लेंथ के, कहां से चल रहे हैं, ओरिजिन से, डायरेक्शन भी पता है, लेंथ भी पता है, इसलिए क्या ये एक वेक्टर है और लेंथ 1 है इसलिए क्या है यूनिट वेक्टर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है तो कुछ ना कुछ तो मुझे सिंबल देना ही था, जिसने इजाद किया उसने कोई ना कोई तो सिंबल, उसने क्या नाम रखा, आई के साथ जे अच्छा लगता है, जे के साथ के अच्छा लगता है, तो इसलिए उसने क्या नाम दे दिया आई जे के, जैसे हम लेट करते हैं एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो सीक्वेंस में देखो एक्स वाई जेड, अरे हाँ, तो इसलिए उसने क्या नाम रख दिया इसका आई जे के, अच्छा लगता है, एलिमेंट भी रख सकता था, कुछ भी रख सकता था, उसकी मर्जी, हाथी घोड़ा बकरी कुछ भी रख सकता था। चलिए भाई ध्यान देना भाई, प्लीज सुन ले बात ध्यान से, पॉइंट नंबर 11 हो गया, 3 स्टैंडर्ड नॉर्मल यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस आर आई कैप जे कैप एंड के कैप, यह है पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 13 बहुत खास पॉइंट है भाई, ध्यान से सीख लेना, पॉइंट नंबर 13, पॉइंट नंबर 13 है अ वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म, इन कंपोनेंट फॉर्म, देखो बच्चों कोई वेक्टर कंपोनेंट की फॉर्म में क्या होता है ध्यान से सुनेंगे, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास जेड एक्सिस, और यहां पर कोई एक पॉइंट है P, क्या है x1 y1 एंड z1, ये पॉइंट P कैसे लेट किया गया होगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, उसने क्या बनाया होगा एक क्यूबॉइड, उस क्यूबॉइड की जो x एक्सिस पे लेंथ रही होगी वो x का कोऑर्डिनेट, जो y एक्सिस पे लेंथ रही होगी वो y का कोऑर्डिनेट, जो z एक्सिस पे लेंथ रही होगी वो z का कोऑर्डिनेट, लेकिन आपको पॉइंट लेट नहीं करना, पॉइंट दे रखा है हवा में, कहां दे रखा है हवा में, हवा में पॉइंट दे दिया, तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, यहां पर कोई एक पॉइंट दे दिया उसने, ठीक है भाई, अब सुनते रहना, अगर मैं ओरिजिन को इससे मिलाऊंगा तो एक वेक्टर आएगा, कौन सा वेक्टर आएगा, ओपी वेक्टर, कौन सा वेक्टर आएगा, ओपी वेक्टर आएगा, ओपी वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, तो ओपी वेक्टर इज क्या होगा, PV का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, P क्या है x1 y1 एंड z1,
तो ओपी वेक्टर एक पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी का। अब मुझे ओपी वेक्टर निकालना है, पोजीशन वेक्टर निकालना है कंपोनेंट की फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? कंपोनेंट की फॉर्म में। देखो ध्यान से, ये x1 जो लेंथ है वो किसके ऊपर रही होगी? x एक्सिस पे। किस पे रही होगी? x1 लेंथ, भाई क्यूबॉइड बनाया होगा, उस क्यूबॉइड की जो x एक्सिस पे लेंथ होगी वो क्या होगी? x1। और y एक्सिस पे जो लेंथ रही होगी वो क्या होगा? y का कोऑर्डिनेट y1। और z एक्सिस पे जो लेंथ रही होगी वो क्या होगा? z का कोऑर्डिनेट z1। तो ये जो x1 लेंथ है वो कहां पे रही होगी? x एक्सिस पे x1 लेंथ। क्लियर है भाई? तो और इस x एक्सिस के ऊपर एक स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर भी होगा, क्या? i कैप। तो इतनी लेंथ हो गई। i कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। i कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। और x1 मान लो 2 होता, क्या होता? 2। तो 2 इंटू 1 करते तो पूरी लेंथ कितनी आती? 2। तो पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या निकलता? 2 निकलता। सुनना बात ध्यान से भाई। तो एक पॉइंट दे रखा हमारे पास p x1 y1 z1। तो ये x1 लेंथ कहां रही होगी? यहां पे इसके अलोंग क्या है? i कैप। इसके अलोंग क्या है? i कैप। और एक पॉइंट और है, ये जो y1 लेंथ है वो कहां पे रही होगी? y एक्सिस पे। ये y1 लेंथ, इसके अलोंग क्या है? j कैप। और z1 जो लेंथ है वो कहां रही होगी? z एक्सिस पे। इसके अलोंग क्या है? k कैप। क्लियर है भाई? तो जब आप इस x1 को i कैप से मल्टीप्लाई करोगे, x1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? i कैप से, तो एक वेक्टर आएगा, ये वाला पूरा वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है? पूरा वेक्टर। और जब y1 को j कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला पूरा वेक्टर आएगा। और जब z1 को k कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला पूरा वेक्टर आएगा। i कैप की लेंथ कितनी थी? 1। i कैप की लेंथ कितनी थी? 1। और x1 मान लो 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो क्या आएगा? 2। तो पूरी लेंथ ये 2 ही तो आएगी। नहीं आई बात समझ में? सुनना बात ध्यान से भाई, इसकी लेंथ तो 1 है। पूरी लेंथ का वेक्टर निकालना मुझे, पूरी लेंथ का। पूरी लेंथ क्या है यहां से यहां तक? x1। तो x1 लेंथ का वेक्टर क्या होगा? x1 को किससे मल्टीप्लाई करो? i से। i इफेक्ट नहीं डालेगा इसकी लेंथ पे, क्योंकि i का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। 1 को अगर 2, इसकी ये x1 मान लो 2 है, तो मुझे 2 लेंथ का वेक्टर चाहिए। 2 लेंथ का क्या चाहिए? वेक्टर चाहिए। जब 2 को i से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 लेंथ का ही वेक्टर आएगा। क्यों? क्योंकि i का मैग्नीट्यूड खुद का कितना है? 1 है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2। क्लियर है भाई? अभी आपको एक पॉइंट और बताऊंगा, उसमें ये चीज क्लियर हो जाएगी। मुझे वो पॉइंट पहले कराना चाहिए था, लेकिन मैं पागल हूं, इसलिए मैंने वो गलती कर दी। एक जो पहले पॉइंट कराना चाहिए था वो बाद में कराऊंगा, ये झंड हो गई है। चलो कोई नहीं, फिर भी आ जाएगा। कहानी समझ में आ गई भाई? तो पढ़ाने का एक सीक्वेंस रहता है, अगर सीक्वेंस जरा भी छेड़छाड़ कर दी ना, ये पहले कुछ भी अलग ऑर्डर चेंज कर दिया तो गड़बड़ हो जाती है सब। लेकिन चलो हो गई तो हो गई, यहां तक बात समझ लो अच्छे से। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास एक कोई पॉइंट P दे रखा है, क्या? x1 i कैप, x1 y1 z1, ये कोई पॉइंट P दे दिया। और x1 क्या है? x एक्सिस पे लेंथ, y1 क्या है? y एक्सिस पे लेंथ, और z1 क्या है? z एक्सिस पे लेंथ। और इसके अलोंग क्या है? i कैप, j कैप एंड k कैप। अब ये OP वेक्टर अगर मुझे निकालना हो तो हम ट्रायंगल लॉ का यूज करके निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत गंदा सा टाइम लगेगा। आपको सीधा याद रखना है, सीधा क्या याद रखना है? OP वेक्टर बच्चों क्या होगा? कंपोनेंट की फॉर्म में। OP वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। तो OP वेक्टर कंपोनेंट की फॉर्म में क्या होगा? OP वेक्टर होगा कंपोनेंट की फॉर्म में। ये x1 है, किसके अलोंग है? x एक्सिस के ऊपर। इसके अलोंग वेक्टर क्या है? i कैप। तो होगा OP वेक्टर x1 i कैप। क्या होगा? x1 i कैप प्लस दूसरा y1 पॉइंट है, किसके ऊपर है? y एक्सिस पे। y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है? j कैप। तो होगा y1 j कैप। और तीसरा z1 है, इसके किसके अलोंग है? z एक्सिस के अलोंग कौन सा वेक्टर है? j k कैप। तो होगा z1 k कैप। तो ये आपके पास आ गया OP वेक्टर, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। कौन सी फॉर्म में? कंपोनेंट की फॉर्म में। वेयर ये वेक्टर है जहां पर x1 y1 z1, x1 y1 z1 आर स्केलर कंपोनेंट। इनको क्या बोलते हैं? स्केलर कंपोनेंट। कांस्टेंट है ना, स्केलर कंपोनेंट, इनको बुलाते हैं स्केलर कंपोनेंट। एंड x1 i कैप पूरा लोगे, x1 i कैप एंड y1 j कैप एंड z1 k कैप। ये इस वेक्टर के क्या है? वेक्टर कंपोनेंट। दीज आर वेक्टर कंपोनेंट। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जो सिखा रहा हूं सीखते रहो।
ये क्या है, वेक्टर कंपोनेंट। भाई याद रहेगा, अगर कोई पॉइंट दे दिया हमारे पास, क्या x1 y1 z1, और वो बोले इसका पोजीशन वेक्टर निकालो, तो आपको कुछ नहीं करना, इस x1 के साथ क्या लिखना है i कैप, y1 के साथ क्या लिखना है j कैप, और z1 के साथ क्या लिखना है k कैप। तो ये आ जाएगा पोजीशन वेक्टर, कौन सी फॉर्म में, कंपोनेंट की फॉर्म में, जहां पे ये x1 y1 z1 क्या कहलाएंगे, उस पोजीशन वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट। और i कैप और j कैप और k कैप के साथ में लोगे तो ये भी कंपोनेंट है, लेकिन ये कौन से कंपोनेंट है, वेक्टर कंपोनेंट। कौन से, क्योंकि x1 y1 z1 खाली कांस्टेंट नंबर है, मैग्नीट्यूड है खाली, तो इसलिए स्केलर कंपोनेंट है। और x1 और इसके साथ में i कैप क्या बता देगा, डायरेक्शन, कहां से चल रहा है, ओरिजिन से किसके ऊपर, x एक्सिस पे, तो डायरेक्शन भी पता लग गई, और ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, वेक्टर कंपोनेंट। याद रहेगी बात भाई, ओहो, बहुत सारी चीजें सीखनी है और याद रखना है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। चलिए अगर मैं आपसे एक बात पूछूं सिंपल सी अभी, तो ये ओपी वेक्टर आ गया, अब मैं बोल रहा हूं इस ओपी वेक्टर का निकालो मैग्नीट्यूड, क्या निकालो, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर निकालना मुझे। तो बच्चों ये तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं भाई, जैसे ये ओरिजिन है, ये क्या है ओरिजिन, ये क्या है 0 0 0, ओरिजिन के पॉइंट क्या होते हैं 0। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ, लेंथ ही तो मैग्नीट्यूड है, यस और नो, लेंथ ही तो मैग्नीट्यूड है। तो मैं क्या ये वाला डिस्टेंस, ये वाली लेंथ नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दो इसके अंदर और लेंथ आ जाएगी आपके पास, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्या होगा डिस्टेंस फार्मूला, x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अरे फार्मूला पढ़ा था ना डिस्टेंस फार्मूला, 10th में पढ़ा था, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक अगर z का कोऑर्डिनेट और आ जाए तो z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। किसी को भी x1 y1 z1 मानो, तुम्हारी मर्जी है, तो इसको बोल रहा हूं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ऐसे बोल दो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, x2 माइनस x1 कुछ भी बोलो। तो क्या आ जाएगा x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर एंड y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला याद है ना, एंड z1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये तो 0 तो हट गया, तो क्या आ गया x1 का स्क्वायर एंड y1 का स्क्वायर एंड z1 का स्क्वायर, यस और नो, याद रहेगा भाई मैग्नीट्यूड, कोई दिक्कत। अब मैं तुमसे अगर पूछूं कुछ सवाल छोटे छोटे, तो मुझे बता दो कि हवा में, कहां पर, हवा में एक पॉइंट है 1 2 3, चलो इसका पोजीशन वेक्टर निकाल के बताओ, ओपी वेक्टर, चलो बताओ जल्दी से क्या होगा ओपी वेक्टर, देखते ही बताओ। इसके साथ में क्या लगाना है, बस आई कैप जे कैप एंड के कैप। तो 1 आई कैप मतलब आई कैप एंड 2 जे कैप एंड 3 के कैप, ये निकल गया पोजीशन वेक्टर। अब मैं तुमसे बोलूं कि इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना, वो तो एक बार समझने के लिए था। देखो क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास ओपी वेक्टर क्या है, x1 आई कैप, y1 जे कैप एंड z1 के कैप, तो मैग्नीट्यूड क्या आया, अंडर रूट इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, यही तो आया है। अरे हाँ या ना, वो तो हमने क्या लगाया, डिस्टेंस फॉर्मूला, लेकिन हर बार डिस्टेंस फॉर्मूला तो नहीं लगाना है, हाँ भाई हाँ, सीधा रिजल्ट याद रख लेना है। अगर कोई वेक्टर है x1 y1 z1, x1 i कैप, y1 j कैप एंड z1 k कैप, तो ये तो हो गया x1 y1 z1 स्केलर कंपोनेंट, और x1 i कैप और y1 j कैप और z1 k कैप वेक्टर कंपोनेंट। और अगर इस ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ निकालनी हो, क्या निकालनी हो, लेंथ, या तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से लेंथ निकालूं, या मैंने एक बार निकाल तो लिया डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, क्या है x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर अंडर रूट, ये ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया। तो मैं सीधा देखूंगा ओपी वेक्टर ये है, तो क्या ये मैग्नीट्यूड क्या है, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, यही तो आया है। तो अगर हमारे पास ये ओपी वेक्टर आया तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैं सीधा निकालूंगा, क्या होगा, इसके आगे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, क्लियर है भाई। तो कितना आ जाएगा 9 4 13 और 1 14, तो अंडर रूट 14। बात समझ में आई भाई, नहीं आई, आ रही है बात समझ में, हाँ या ना। कितने पॉइंट हो गए, 14 हो गए, पॉइंट नंबर 15, 13 हुए, ठीक है 13 हुए, तो 13 हुए। पॉइंट नंबर 14 भाई बहुत खास पॉइंट है, पॉइंट नंबर 14, पॉइंट नंबर 14, पॉइंट नंबर 14। देखो पॉइंट नंबर 14 क्या बोलता है भाई, प्लीज ध्यान देना सभी। कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, इसकी लेंथ इतनी है, यहां से यहां तक, ठीक है भाई, ये वेक्टर क्या है,
ए वेक्टर, ये वेक्टर ए वेक्टर, इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डायरेक्शन तो वही रहेगी, डायरेक्शन तो वही रहेगी। 2 क्या बढ़ा देगा इसका मैग्नीट्यूड, 2 क्या बढ़ा देगा इसका। अब इस ए वेक्टर की लेंथ इतनी है, कितनी है 5, कितनी है 5। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक और वेक्टर आ जाएगा, डायरेक्शन वही रहेगी मगर उसका डबल हो जाएगा, तो इतना बड़ा हो जाएगा। तो ये कैसा वेक्टर हो गया, 2a वेक्टर। कैसा हो गया, 2a वेक्टर। यस और नो, नहीं आई बात समझ में, हाँ या ना। भाई अगर कोई इतनी लेंथ का है ए वेक्टर, मैंने क्या कर दिया इसको, ये ए वेक्टर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अब इसकी लेंथ 5 है, 2 से मल्टीप्लाई करूं तो लेंथ कितनी हो जाएगी 10, तो एक नया वेक्टर आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे एक नया वेक्टर आएगा, कौन सा, 2a वेक्टर, डायरेक्शन वही रहेगी, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डबल, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डबल। अच्छा ये तो था। अगर मान लो ये मेरे पास ए वेक्टर है, ठीक है, अब मैं इसको अगर -2 से मल्टीप्लाई करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं, -2 से, सुनना बात ध्यान से। अब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो डबल हो गया, -2 से करूं तो क्या होगा, अभी इसकी लेंथ इतनी है, -2 से करूंगा तो दिक्कत क्या आएगी, लेंथ डबल तो होगी। अभी इसकी डायरेक्शन क्या है, ऐसे। अगर मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक नया वेक्टर आएगा -2a वेक्टर, लेंथ तो डबल हो गई लेकिन माइनस क्या बोलेगा, माइनस इसकी डायरेक्शन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। नेगेटिव साइन क्या कर देता है, डायरेक्शन को अपोजिट कर देता है। चेंज मतलब ऐसे नहीं कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है तो माइनस ऐसे कर देगा, डायरेक्शन इस तरफ है तो ऐसे कर देगा, ऐसे तो ऐसे, अरे हाँ अपोजिट करता है। क्या करता है, अपोजिट। समझ में आ रही है बात भाई, याद रहेगा। अब मैं आपको पॉइंट लिखवा रहा हूं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये पॉइंट बोलता है इफ गिवन है आपके पास कोई ए वेक्टर, गिवन है कोई ए वेक्टर एंड गिवन है आपके पास लैम्डा इज अ स्केलर, इज स्केलर, स्केलर मतलब कांस्टेंट, स्केलर मतलब कांस्टेंट, ये गिवन है। तो इसका फर्स्ट रिजल्ट है ए वेक्टर दे रखा है एंड लैम्डा, हमारे पास कोई एक स्केलर दे रखा है, इसका नाम है स्केलर मल्टीपल रूल, स्केलर मल्टीपल रूल। ये रूल बोलता है कि अगर कोई ए वेक्टर दे रखा है और लैम्डा कोई कांस्टेंट दे रखा है, अगर आप ए वेक्टर को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक नया वेक्टर आएगा लैम्डा ए वेक्टर। ए वेक्टर को आप ए वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक नया वेक्टर आएगा, कौन सा, 2a वेक्टर, नया वेक्टर आएगा। उसके बारे में खास बात क्या होगी कि डायरेक्शन तो सेम रहेगी मगर मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, हाँ या ना। भाई पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डायरेक्शन क्या है, सेम उसी डायरेक्शन में जाएगा, और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज जाएगी। तो आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि अगर ए वेक्टर है हमारे पास कोई गिवन वेक्टर और लैम्डा कोई कांस्टेंट है, तो अगर आप ए वेक्टर को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दे तो एक लैम्डा ए वेक्टर नया वेक्टर आता है। तो लैम्डा ए वेक्टर इज अ वेक्टर, इज अ वेक्टर, ये एक वेक्टर है एंड इज अ वेक्टर हैविंग same direction as a vector if lambda is greater than 0। मतलब बताओ इसका क्या है। ए वेक्टर हमारे पास कोई वेक्टर है, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, लैम्डा से, तो एक नया वेक्टर कौन सा आ रहा है, लैम्डा ए वेक्टर, एक नया वेक्टर आ रहा है। लैम्डा ए वेक्टर इज अ न्यू वेक्टर, और कैसा वेक्टर है, हैविंग द सेम डायरेक्शन, और लैम्डा ए वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम डायरेक्शन एज ए वेक्टर इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन 0। यानी कि अगर लैम्डा पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, किससे, तो सेम डायरेक्शन रहेगी, और नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। याद रहेगा भाई, इसका बहुत जगह यूज है। नेक्स्ट इसी के अंदर लैम्डा ए वेक्टर इज अ वेक्टर having opposite direction of a vector if lambda is less than 0। मतलब बताओ इसका क्या है, लैम्डा ए वेक्टर नया वेक्टर आएगा और क्या होगी उसकी डायरेक्शन, ए वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट होगी। अगर लैम्डा क्या है,
मतलब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो भी एक वेक्टर आता है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो भी एक वेक्टर आता है। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो जो वेक्टर आता है उसकी डायरेक्शन सेम एज ए वेक्टर होती है। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो एक नया वेक्टर आता है, उसकी डायरेक्शन अपोजिट ऑफ ए वेक्टर होती है। अपोजिट मतलब ऐसे तो ऐसे, ऐसे तो ऐसे नहीं, समझ रहे हो ना। पॉइंट नंबर थर्ड बोलता है अब नया वेक्टर आ गया, लैम्डा ए वेक्टर आ गया। अगर लैम्डा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, मैग्नीट्यूड ऑफ किसका, लैम्डा ए वेक्टर का, तो आप कैसे निकालोगे, मोड ऑफ लैम्डा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इसके लिए तो मैं मोड वर्ड यूज कर रहा हूं और इसके लिए मैग्नीट्यूड, कि जब किसी नंबर पे लगता है ये सिंबल तो क्या कहलाता है, मोड। किसी मैट्रिक्स पे लग जाए तो क्या कहलाता है, डिटर्मिनेंट। क्या कहलाता है, डिटर्मिनेंट। किसी वेक्टर पे लग जाए तो क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड। अलग अलग जगह अलग अलग रोल है। तो मैग्नीट्यूड अभी इसको मैं यहां पे मैग्नीट्यूड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि लैम्डा ए वेक्टर एक वेक्टर है पूरा, तो उसे मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर आएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा ए वेक्टर क्या होगा, मॉड ऑफ लैम्डा इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, अगर लैम्डा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मोड लैम्डा इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालो, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा से। नेगेटिव से नहीं, लैम्डा पॉजिटिव से। अगर नेगेटिव होगा तो मोड उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव। क्योंकि मैग्नीट्यूड भी नहीं आता, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, लेंथ, और लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। कभी नेगेटिव मैग्नीट्यूड नहीं मिलेगा। क्लियर है भाई, क्योंकि वो लेंथ है। अरे हाँ या ना, बेशक इसकी डायरेक्शन नीचे जा रही है लेकिन लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, डायरेक्शन ही तो नीचे है, लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, अरे हो सकती है तो बता दो। कितने पॉइंट हो गए भाई, 14 हो गए। अभी तो देखते रहो बच्चों। चलिए कुछ प्रॉपर्टी है, ये आलतू फालतू में लिख दिया है मैंने पॉइंट, लेकिन फिर भी आना चाहिए। पॉइंट नंबर 15, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, भाई प्रॉपर्टीज देख लेना इसके अंदर क्या क्या है। प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी का नाम है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कॉम्यूटेटिव लॉ, कुछ भी बोलो। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलती है सब में आएगी, दो वेक्टर के एडिशन सब्ट्रैक्शन में, दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन में। एक्चुअल में दो वेक्टर को मल्टीप्लाई नहीं किया जाता, उनके बीच में प्रोडक्ट निकाला जाता है। हम दो तरह के प्रोडक्ट निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। उसके बारे में थोड़ी अगली क्लास की बात है, वो पहले इतना सीखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को ऐड करते हैं तो उसकी कुछ, उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी बोलती है अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ सम करो, या फिर बी वेक्टर का सम ए वेक्टर के साथ करो, बराबर ही आएगा। अजीब लग रहा है ना। अरे हाँ, आप बोलोगे जी ये तो होता ही है, अगर 2 + 3 करो और 3 + 2 करो। ये इसलिए होता है बच्चों बराबर, क्योंकि जो नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, वो कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं। ये कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं कि आप a + b और b + a बराबर होता है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि सभी, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, दीज आर नॉट नंबर्स, ये क्या है, वेक्टर। तो वेक्टर में भी ये बात होती है, लेकिन कुछ और ऐसी चीजें आएंगी जहां पर ये बातें एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसलिए सीखना जरूरी है एक बारी। तो आपको ये याद रखना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अगर कहीं पर भी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखा होगा और मुझे क्वेश्चन में जरूरत होगी बी को इधर लाने की और ए को इधर लाने की, तो मैं उनको बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर लिख दिया करूंगा, किसके थ्रू, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू। पॉइंट नंबर सेकंड पॉइंट, पॉइंट नंबर सेकंड है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
ये प्रॉपर्टी बोलती है तीन वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। वो बोलती है पहले इन दोनों वेक्टर का सम कर लो, फिर इसका जो आंसर है उसके साथ सी वेक्टर ऐड कर दो। ये बराबर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये बोलता है पहले बी और सी का सम करो, उसको ऐड किसके साथ करो, ए के साथ। यानी कि पहले ब्रैकेट इधर था फिर ब्रैकेट इधर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रैकेट इधर इधर का मतलब क्या हो गया, पहले इन दोनों का सम फिर उसमें किसको सम करना है, सी वेक्टर को। इसका मतलब हो गया ए का सम किसके साथ करना है, बी और सी का जो सम आएगा उसके साथ करना है, तो बराबर ही आएगा। क्लियर है भाई, सब में नहीं होता, ये सब में नहीं होता, यहां पर एग्जिस्ट करता है इसलिए है, नंबर्स में भी करता है। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट अच्छा 3, एक आगे चल रहा है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये बोलता है कि अगर ए वेक्टर है उसमें प्लस कोई जीरो वेक्टर करो आप, या जीरो वेक्टर प्लस ए वेक्टर करो, तो ये हमेशा ए वेक्टर आएगा। क्लियर है भाई, याद रखना, कहीं पर ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर आ गया तो मैं उसको लिख दिया करूंगा क्या, ए वेक्टर, या ए जीरो वेक्टर प्लस ए वेक्टर आ गया तो उसको ए वेक्टर लिख दिया करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी से। क्लियर है भाई, तो ये आपको याद रखना है। कितने पॉइंट हो गए, 15। पॉइंट नंबर 16, पॉइंट नंबर 16, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर। देखो भाई ध्यान देना, मैं बोल रहा हूं कि यहां पे कोई एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट है मेरे पास x1 y1 एंड z1। तो पॉइंट इधर, ये बन गया हमारे पास क्या, इसका पोजीशन वेक्टर, पॉइंट इधर, और ये रहा पॉइंट, ये रहा पॉइंट इधर, यहां से इसको मिलाया ये पोजीशन वेक्टर, पॉइंट नीचे आ गया, यहां से इसको मिलाया ये पोजीशन वेक्टर हुआ, पॉइंट इधर आ गया, यहां से इसको मिलाया ये पोजीशन वेक्टर हुआ। तो जो पॉइंट है वो इस वेक्टर की क्या निर्धारित कर रहा है, डायरेक्शन। क्या निर्धारित कर रहा है, कौन निर्धारित कर रहा है, पॉइंट ही तो कर रहा है। तो जो पॉइंट है वो क्या करता है, इसकी डायरेक्शन को निर्धारित करता है, इसलिए जो पॉइंट होता है उसी को हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो बताओ अगर मैं इस वेक्टर की बात करूं, ये P पॉइंट है, ये O है, तो OP वेक्टर क्या आएगा, बोलो OP वेक्टर क्या आएगा, कंपोनेंट की फॉर्म में x1 i कैप, y1 j कैप एंड z1 k कैप। तो ये वेक्टर आ गया। पॉइंट कौन सा है इसके अंदर बताओ, x1 y1 z1 पॉइंट है, तो इसका मतलब जो आगे वाले पॉइंट हैं वही क्या है, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो क्या है इसके, x1 y1 एंड z1। याद रहेगा भाई, हाँ या ना। तो अगर कोई वेक्टर दे रखा है, मान लो ए वेक्टर करके, सुन लेना बात ध्यान से, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर गिवन है हमारे पास, कोई ए वेक्टर मान लो ये ऐसे दे दिया, ए वेक्टर, उसने दे दिया ये a1 i कैप, a2 j कैप एंड a3 k कैप। भाई बात नहीं करनी। तो आपने देख लिया, जो पॉइंट, जो वेक्टर होता है उसके आगे वाले जो पॉइंट होते हैं वही पॉइंट होते हैं और वही डायरेक्शन को निर्धारित करते हैं, इसलिए इन्हीं आगे वाले एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो। तो क्या है, अगर कोई वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और आपसे पूछा जाए इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो बताओ क्या होंगे, तो क्या होंगे डायरेक्शन रेशियो, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, जो आगे वाले एलिमेंट होते हैं वही डायरेक्शन रेशियो होते हैं। क्या होंगे, a1 a2 एंड a3, ये क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो। बात समझ में आई भाई, नहीं आई। ये है पॉइंट नंबर 16। पॉइंट नंबर 17, डायरेक्शन कोसाइन
डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। सुनना बात ध्यान से बच्चों, सुनते रहो भाई, सुनते रहो। ये कोई मान लो हमारे पास ए वेक्टर है, ठीक है, नाम रख लिया मैंने ओपी वेक्टर का, क्या, ए वेक्टर। यह वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कोई तो एंगल बना रहा होगा। अब यहां पे एंगल देखने में दिक्कत होगी तुमको, देखो ध्यान से। ऐसी है भाई ये, अरे हाँ ऐसे ही है, मान लो चलो ये ले लेते हैं, ऐसे ही है। ये है पोजीशन वेक्टर, ठीक है, की बात है। ये है पोजीशन वेक्टर, देखो ध्यान से, ये इसके साथ ये एंगल बना रहा है, सुन रहे हो, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये इसके साथ ये एंगल बना रहा है अल्फा अल्फा, ये इसके साथ ये वाला एंगल बना रहा है, और ये इसके साथ ये वाला एंगल बना रहा है। तो कोई पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ बनाता है एंगल अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बनाता है मान लो बीटा, और जेड एक्सिस के साथ बनाता है गामा। भाई कोई एक पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाएगा और जेड एक्सिस के साथ भी एंगल बनाएगा। तो मान लो कोई एक वेक्टर एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, क्या, अल्फा बीटा गामा। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब समझते हो ना, कहता है ए वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। कोई ए वेक्टर एंगल बनाता है अल्फा बीटा गामा किसके साथ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ। देन डायरेक्शन कोसाइन, शॉर्ट में से लिखते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर होंगे कॉस अल्फा, एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है अल्फा, तो उसके साथ में कॉस लगा दो, क्या लगा दो, कॉस अल्फा। दूसरा होगा डायरेक्शन कोसाइन कॉस बीटा, तीसरा होगा डायरेक्शन कोसाइन कॉस गामा। कितने डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, तीन। एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे इस ए वेक्टर के, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। और डायरेक्शन कोसाइन को स्टैंडर्ड नोटेशन होता है एल एम एन, क्या होता है, एल एम एन। तो डायरेक्शन कोसाइन स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होता है, यूज करते हैं। जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है अल्फा, उसके साथ में कॉस लगाओगे तो क्या होगा, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा क्या होगा, एल नाम देते हैं उसको, एंड कॉस बीटा क्या होगा, एम, और कॉस गामा क्या होगा, एन। समझ में आ रही है। कोई एक ए वेक्टर एंगल बनाता है अल्फा बीटा गामा किसके साथ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ, तो उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, जो एंगल बनाता है अल्फा बीटा गामा उसके साथ में क्या, तो कॉस कॉस कॉस। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ये क्या होंगे डायरेक्शन कोसाइन। और डिनोट किससे करते हैं उसको, एल एम एन से। और आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी याद रखना है, जब आप इन तीनों का स्क्वायर एंड सम करोगे तो हमेशा 1 आएगा। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1। या फिर ये याद रखोगे, एल ये रहा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भाई, आगे चल रहे हैं। अभी तो गणित शुरू हुआ है। तो ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका। जब क्या दे रखा हो कि वो वेक्टर एंगल बना रहा है किसके साथ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ। एक और चीज है इसके अंदर, एक और केस है, इफ ए वेक्टर आपके पास गिवन है कंपोनेंट की फॉर्म में। बच्चों ध्यान दो,
कंपोनेंट की फॉर्म में A1 I कैप, A2 J कैप एंड A3 K कैप। कोई एक ए वेक्टर कंपोनेंट की फॉर्म में दे रखा है, तो आपसे पूछ ले सीधा डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे बोलो? A1 A2 A3। और वो बोले कि कंपोनेंट की फॉर्म में दे रखा है, मगर उसने ये नहीं बताया कि जो ए वेक्टर है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वाई एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, जेड एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, एंगल नहीं दे रखा। तो बोले कि डायरेक्शन कोसाइन निकालो, तब भी हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ये दे रखा, भाई प्लीज ध्यान देना, तो ए वेक्टर दे रखा है कंपोनेंट की फॉर्म में और बोले डायरेक्शन कोसाइन निकालो, तब भी हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। तो L इक्वल्स टू होता है ये A1 कंपोनेंट, और इसको डिवाइड करो इस ए वेक्टर पूरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। दूसरा होगा M इज इक्वल्स टू A2 कंपोनेंट, और इसको डिवाइड करो किससे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। और तीसरा डायरेक्शन कोसाइन होगा N, क्या होगा? A3 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा बोलो? क्या होगा? अभी सिखाया। आगे के जो कंपोनेंट होते हैं x1 y1 z1 उनका स्क्वायर एंड सम, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बोलो? अंडर रूट क्या होना चाहिए? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। यस और नो? रहेगा भाई? अरे यही तो प्रूव किया था हमने। वहां पे क्या था वेक्टर? x1 i कैप, y1 j कैप एंड z1 k कैप। तो मैग्नीट्यूड क्या था? x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर एंड z1 का स्क्वायर। यहां पे क्या हो जाएगा? A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर, इसके आगे के एलिमेंट का स्क्वायर इन सम